नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। और ये जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी सिलेबस की कक्षा 8 अर्थात क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक का हिस्ट्री जो बुक यहाँ आज हिस्ट्री नहीं है, आज ये है पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 के नाम से भी जानते हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम जानने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर 2 का नेम जो है वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म को समझना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अर्थात भारत के जो राजनीतिक जो विचारधारा है, भारत का संवैधानिक जो विचारधारा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में समझना। तो आपका जो चैप्टर बिगिन करता है वो चैप्टर बिगिन करता है कि एक्चुअली सेक्युलरिज्म क्यों चाहिए, क्यों आवश्यकता है। बहुत सारे सवाल इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो इसी कंसेप्ट, इसी अवधारणा को हमें समझना है। आपका चैप्टर बिगिन करता है, कुछ घटनाएं देता है, कुछ इंसिडेंट्स को वो डिस्क्राइब करता है, और उसमें जो मोटी मोटी बातें निकल के आती हैं, वो बातें निकल के आती हैं डिस्क्रिमिनेशन की। बातें किसकी निकल के आ रही हैं? डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज है, रिटेलिएशन क्या चीज है, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ये तो कुछ बातें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर पहले से ही उन एग्जाम्पल्स में हमको समझने होंगे कि ये क्या प्रॉब्लम्स है, और यही चीजें आगे जाके डिस्कस हो रही हैं। तो सबसे पहले कहेंगे रिलीजियस बेस पे, अगर धर्म के आधार पे किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो सेक्युलरिज्म नहीं होगा। अगर रिटेलिएशन हो रहा है किसी एक धर्म के, खास करके मेजोरिटी वाले लोगों की, पूरे विश्व में घटनाएं ऐसी होती है जो देखने को आती है कि किसी देश में जो मेजोरिटी वाले लोग होते हैं वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो रिटेलिएशन होता है। तो एक धर्म के लोग, एक संप्रदाय के लोग, एक सेक्ट के लोग किसी कोई घटना करते हैं तो दूसरे वाले पलट करके उसके प्रति जो हेट्रेड की गणना की जो घटनाएं करते हैं वो रिटेलिएशन है। और एक और बात यहाँ पर जो चर्चा होने जाएगी वो है फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो ये सारी चीजें बातें की जाएंगी, और इसमें जो बहुत सारे एग्जांपल्स हिंदू मुस्लिम्स भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाया जाता है, और क्रिश्चियंस जो है यूएस में, और रिटेलिएशन की मैंने जहाँ बताया कि बहुत सारी बातें हैं, तो ये हो रही हैं पूरी दुनिया में। तो ये चैप्टर में कहीं इनका घटनाओं का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे की बात करते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन के एक्सक्लूजन और प्रोसिक्यूशन, देखिए तीन टर्म्स हैं, नई नई टर्म्स हैं, तो इसको आपको समझना होगा। डिस्क्रिमिनेशन मैंने कहा कि रिलीजियस बेस पे एक रिलीजन के लोगों का दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो भेदभाव की जो नीति है वो डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद एक्सक्लूजन, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपने देश से निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, अपने आप में इंक्लूड नहीं करना चाहते, वो एक्सक्लूजन की स्थिति है। और परसिक्यूशन, अगर इसके और ज्यादा डीपर कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं तो वो ये है कि एक जो रिलीजन के लोग हैं, रिलीजन के बेस पे जो है लोगों का परसिक्यूशन भी किया जाता है। और ये हमने, हमारे इतिहास गवाह है कि जो हिटलर है नाजी जर्मनी में, उन्होंने जो जूस थे उनके खिलाफ ये वाला कंडीशन अडॉप्ट किया, परसिक्यूशन तक आए, कत्लेआम तक उन्होंने किया। यू मे हैव रेड, तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर डिस्कस भी हुआ है कि जूस जो थे वो हिटलर के जर्मनी में जो है उनको बहुत ही बुरी तरीके से परसिक्यूट किया गया, अर्थात उनको मारा गया, कत्लेआम किया गया, और जेनोसाइड हुआ, मिलियंस ऑफ, और किस तरीके से मिलियंस ऑफ जूस को मार दिया गया ना। अभी यही है, अभी की वर्तमान स्थितियों को देखें तो जो जूइश स्टेट है इजराइल, एक इजराइल स्टेट है, वो वहां पर मुस्लिम्स को जो है आज भी थ्रेट करता है, और माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को भी बुरी तरीके से वो अपने देश में ब्रूटली, बैडली बिहेव करता है उनके साथ। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी दिया गया है जो कि आपका डिस्क्रिमिनेशन का आता है, रिटेलिएशन का आता है, वो सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है, और वो मुस्लिम कंट्री जो है वो मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स के अलावा है अर्थात नॉन मुस्लिम्स है, उन नॉन मुस्लिम्स को कोई टेम्पल बनाने की, चर्च बनाने की उनको परमिशन नहीं है, उनका रिलीजियस कोई वर्शिप प्लेस बनाने की उनको परमिशन नहीं है वहां पर। साथ ही वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे प्रेयर के लिए
कलेक्ट नहीं हो सकते। इंडिया जैसे देश में तो ऐसा होता है कि रोड पे लोग कहीं पर भी बैठ करके अपने पूजा पाठ कर लेते हैं, स्वीकृतियाँ हैं, मंदिर बन जाते हैं, मस्जिदें बना ली जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो फिर भी पॉसिबल है, बट सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स के बाद जो बात आपके यहाँ की जा रही है तो वो ये है कि मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, वो दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स के अगेंस्ट या तो परसिक्यूशन की स्थिति लेकर आते हैं या डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट किसी न किसी फॉर्म में करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट्स हैं और वो बहुत आसानी से हो जाता है कि अगर कोई भी स्टेट जो है दूसरे रिलीजन्स की कॉस्ट पे किसी एक रिलीजन को अगर बढ़ावा देने की कोशिश करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो फिर ये स्थितियां बन जाती हैं और ये जो रिटेलिएशन के या डिस्क्रिमिनेशन के या परसिक्यूशन के जो केसेस हैं वो आते हैं। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कोई भी, वैसे तो हम अगर साधारणतः ये बात करें कि क्या कोई व्यक्ति जिस स्थान पे, जिस देश में, जिस समाज में वो रह रहा है, वहां वो भेदभाव अपने साथ चाहेगा? तो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा। बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, क्योंकि उनका रिलीजन किसी दूसरे से रिलीजन से डोमिनेट नहीं हो सकता। अब स्थितियां इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स। तो अब ये हमने देखा कि सेक्युलरिज्म की बात क्यों आएगी, क्योंकि एक रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एक रिलीजन दूसरे के अगेंस्ट रिटेलिएशन कर सकता है, एक रिलीजन दूसरे के अगेंस्ट परसिक्यूशन कर सकता है। ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तो क्या भारत में हम बात करें तो भारत के नागरिकों के साथ ऐसा हो सकता है क्या कि रिलीजन के बेस पे किसी एक रिलीजन के लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो? इसी सवाल पे अब चर्चा आगे बढ़ेगी। अब इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा व्हाट इज सेक्युलरिज्म, अर्थात सेक्युलरिज्म क्या है। इस कंसेप्ट को हमको क्लियरली समझना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, और हम भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है उसको भी देखना हो तो हम समझना होगा। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये कहा गया है कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स को अपने रिलीजन को फॉलो करने का, अपने रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का, उनको इंटरप्रेट करने की कंप्लीट फ्रीडम मिली हुई है, अर्थात उन पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर अगर हम 28, 29 की बात करते हैं, 29, 20, 30 की बात करें तो वहां पर लोगों को अपने रिलीजन को प्रमोट करने की फ्रीडम उनको मिली हुई है। इसके अलावा जो है साथ में अगर हम बात करें तो जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, तो प्रियम्बल में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है, ये धर्मनिरपेक्ष की जो बात की गई है कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर स्टेट होने की बात ये की गई है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। वो ये है कि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया सेपरेटिंग द पावर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम सभी को प्रोवाइड की गई है और भारत को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। और सेक्युलरिज्म या सेक्युलर होने का मतलब ये है कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार की संस्थाओं की तरफ से ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी रिलीजन्स को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अर्थात उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। तो ये सेक्युलरिज्म है और यहाँ पर सभी के लिए फ्रीडम है। साथ ही इंडिया ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो ये भी अपनाई है कि इंडिया में रिलीजन और स्टेट पावर सेपरेट हैं, अर्थात जो पॉलिटिकल पावर है उसका रिलीजन से कोई कंसेप्ट नहीं है और रिलीजन का पॉलिटिकल पावर पे कंसेप्ट नहीं है। अर्थात गवर्नमेंट, भारत की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ नहीं चलती हैं, वो उससे बिल्कुल क्वाइट सेपरेटली वर्क करती हैं। तो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो अगर हम ब्रॉड लेवल पे इसको बात करें तो ये सीधा सा है कि स्टेट का और रिलीजन का सेपरेशन ही सेक्युलरिज्म है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं।
Why is it important to separate religion from the state? तो अब ये बात तो कर दी गई है कि इंडिया की जो स्टेटस है वो ऐसी है कि इंडिया में स्टेट और रिलीजन सेपरेटली वर्क कर रहे हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। पर अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस इज नीडेड, इसकी आवश्यकता क्यों है, सेपरेट क्यों करना है हमको स्टेट को रिलीजन से। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉजेज और फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं बुक में। वो क्या क्या है? हमने बहुत सारी बात करी कि सेक्युलरिज्म की जब बात कर रहे हैं तो वहां रिलीजन और स्टेट का कोई कनेक्शन नहीं होता, अर्थात ये दोनों सेपरेट चीजें हो रही हैं, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। रिलीजन अलग चीज है, स्टेट अलग रहेगा, दोनों का सेपरेशन है। ये किसी भी कंट्री के फंक्शन के लिए, डेमोक्रेटिकली अगर कोई कंट्री काम करना चाहता है, कोई कंट्री एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में फंक्शन करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि वो रिलीजन उसमें इंटरफेयर ना करे। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। और अगर हम आज की स्थिति बात करें, वर्तमान स्थितियों की बात करें, तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में कोई एक रिलीजन के लोग नहीं रहते, वहां मल्टी रिलीजियस पीपल रिजाइड कर रहे हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो उनमें जो है वन ग्रुप एक ऐसा होगा जो मेजोरिटी। तो ये बात तो फैक्ट है कि जितने भी कंट्रीज है उनमें सब में सभी धर्मों के या बहुत सारे धर्मों के रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग रिजाइड करते हैं, बट इनमें से एक मेजोरिटी के लोग हैं या ज्यादातर लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप वहां मेजोरिटी में होता है और बाकी के जो ग्रुप हैं वो जो है माइनॉरिटी स्थिति में होते हैं, वो माइनॉरिटी स्टेटस लिए हुए होते हैं। तो स्टेट पावर और रियलिटी ये है कि जो मेजोरिटी के लोग हैं वो स्टेट पावर में होते हैं, अर्थात माइनॉरिटी वाले लोगों को डेमोक्रेसी में स्टेट पावर नहीं मिल पाएगी। तो वहां स्टेट पावर में कौन है? माइनॉरिटी, मेजोरिटी के लोग है, सॉरी, स्टेट पावर में कौन से लोग हैं? मेजोरिटी के लोग स्टेट पावर में काम करेंगे। Then it could be easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. तो अब इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए क्लियर कट है कि किसी भी कंट्री की हम बात करें तो वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मेजोरिटी में होते हैं और वो लोग बहुत इजीली, चूंकि वो पॉलिटिकल पावर में भी वही लोग होते हैं, तो बहुत इजीली वहां की पावर, पॉलिटिकल पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो अपने ग्रुप के फायदे के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं और साथ में इसको जो अदर जो कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज में हैं, उनके रिलीजन के अगेंस्ट में उनको यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए पहला कारण है कि क्यों स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखना चाहिए, उसका पहला कारण इन्होंने दिया। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities. तो अब ये बात आपको जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो टायरनी है कि मेजोरिटी के लोग जो हैं वो पावर में होते हैं और वो जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर को वो अदर रिलीजन्स के अगेंस्ट परसिक्यूशन में यूज कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है मेजोरिटी का माइनॉरिटी के अगेंस्ट, कोअर्सन हो सकता है, उन पे प्रेशर डाला जा सकता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो धर्म परिवर्तन कराने का हो, रिलीजन चेंज करने का हो, या कभी कभी ये स्थितियां जैसा हमने जर्मनी के मामले में देखा, हिटलर और जूस के मामले में देखा कि रिलीजियस माइनॉरिटी को मारा भी जाता है, उनको जो है परसिक्यूट भी किया जाता है। तो इस डर के मारे जो है ज्यादातर लोगों ने जो है ऐसे रिलीजन जो है क्वाइट इजीली, और इसका ये भी प्रभाव हो सकता है कि वो बाकी जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से रोक सकते हैं। तो एक बड़ा फैक्टर है कि इस वजह से रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखना चाहिए। आगे बात करते हैं कि एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायोलेशन ऑफ द राइट्स दैट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी या कंट्री जो है या गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत वो ये गारंटी देती है कि वहां के लोगों में या उस कंट्री पर्टिकुलर या उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ रिलीजन के बेस पे किसी भी प्रकार का
डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और वहां पर लोगों के जो राइट्स हैं उनका वायोलेशन नहीं किया जाएगा। ये बात डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो जब कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक होता है तो फिर निश्चित रूप से उसको रिलीजन जो है स्टेट पावर से सेपरेट ही रहना चाहिए। तो एक रीजन ये भी है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state religion in democratic societies. तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो मेजोरिटी की टायरनी के तहत वायोलेट हो सकते हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि पॉलिटिकल पावर या स्टेट और रिलीजन डेमोक्रेटिक सोसाइटी जिनमें सेपरेट ही रहने चाहिए। एक और रीजन भी है इसका कि क्यों ये सेपरेट होने चाहिए, तो वो आगे डिस्कस हुआ है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में हमें जो है प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। देखिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक बात ये भी है कि मैं सपोज किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे कोई दूसरा रिलीजन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे फ्रीडम होती है कि मैं उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लूं, या उसके अलावा मैं दूसरे रिलीजन को शामिल हो जाऊं या अपने रिलीजन को छोड़ दूं, या फिर रिलीजियस टीचिंग्स है उनको मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकूं। इतनी फ्रीडम उनको अवेलेबल होती है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। तो अगर ऐसा है तो फिर ये है कि अगर मान लो पॉलिटिकल पावर और स्टेट और रिलीजन जो है सेपरेट नहीं होंगे, तो फिर ये संभावनाएं रिड्यूस हो जाती हैं और लोगों को ये जो फंडामेंटल जो फ्रीडम है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इसको रोकने के लिए भी हमें क्या करना है कि स्टेट को जो है रिलीजन से सेपरेट रहना चाहिए। इस पॉइंट को और अगर बेहतर तरीके से समझाया जाए तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे भारत की बात करें तो अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. जैसे हम सभी लोग हैं, अनटचेबिलिटी हमको एक्सेप्ट नहीं है कि हिंदुइज्म में जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और हम चाहते हैं कि इसको खत्म एबोलिश किया जाना चाहिए, रिफॉर्म किया जाना चाहिए। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? लेकिन मान लीजिए कि भारत की जो पॉलिटिकल पावर है वो ऐसे लोगों के हाथों में आ जाए जो खुद अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करने वाले हो, तो क्या अनटचेबिलिटी को भारत से एबोलिश किया जा सकता है? नहीं। तो वही मामला वहां भी है कि अगर पॉलिटिकल पावर या स्टेट को रिलीजन से सेपरेट नहीं रखेंगे तो फिर हम वहां पर सेक्युलरिज्म को एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. और ये यहाँ तक भी पॉसिबल है कि आप हो सकता है कि जो मेजर रिलीजियस ग्रुप है, जो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है, आप उसके मेंबर हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of same case differently. कि वो ये भी कह सकते हैं कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या जो स्टेट पावर में है, जो डोमिनेट कर रहे हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ही इंटरप्रिटेशन ज्यादा बेहतर है बजाय दूसरे लोगों के इंटरप्रिटेशन के। तो ये एक पॉसिबिलिटी, इन सभी कारणों को अगर हम देखें तो उनकी वजह से ही हमें स्टेट को पॉलिटिकल पावर से स्टेट या पॉलिटिकल पावर को रिलीजन से सेपरेट रखने की जरूरत पड़ती है। What is Indian secularism? अब हम बात कर रहे हैं इंडियन सेक्युलरिज्म की कि भारत में जो सेक्युलरिज्म की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता जिसे हिंदी में कहते हैं, वो जो है कि भारत का कोई स्टेट रिलीजन, स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं होगा और एंड ऑल रिलीजन्स इन इंडिया विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये जो कंसेप्ट है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत जो कंट्री है वो कैसा होगा? सेक्युलर स्टेट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें
तो सेक्युलर स्टेट को हम इन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ समझ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो देखिए, पहला, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को जो सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया गया है उसके मायने क्या है, उसके मीनिंग क्या है, वो आज यहाँ पर हम सब बात कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। तो हमारे यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट नहीं करेगी, पहली चीज। सेकंड जो कंसेप्ट है वो कहता है कि सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और यहाँ ये भी है कि एक ही रिलीजन में जो लोग पावर में हैं वो ऐसा नहीं है कि बाकी कम्युनिटी, दूसरी रिलीजन की बाकी कम्युनिटीज पे डोमिनेट करेंगे, तो वो भी प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा ये भी अवधारणा है कि स्टेट की तरफ से किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं किया जाएगा और न ही किसी की रिलीजियस फ्रीडम को छीना जा सकता है। किसी भी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम को नहीं लिया जा सकता, नहीं छीना जा सकता। तो ये जो हम पॉइंट्स बात कर रहे हैं ये हमारी सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को एक्सप्रेस करते हैं, इलाबोरेट करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इंडियन स्टेट जो है बहुत सारे तरीकों से जो है ये जो डोमिनेशन की हम बात कर रहे थे कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट डोमिनेशन हो सकता है, या एक ही रिलीजन में एक किसी ग्रुप का दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट डोमिनेशन हो सकता है। तो वो किसी भी प्रकार का डोमिनेशन को अलग अलग तरीकों से रोकने की कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। अब ये कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे पहले फर्स्ट, इट यूजेस ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो सबसे पहला काम तो यही कर दिया कि स्टेट का रिलीजन के साथ कोई कंसेप्ट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट का मतलब वैसा नहीं है कि बात यह है कि स्टेट किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा और वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। तो एक तो बात यहीं पर है। उसके अलावा द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। न तो किसी रिलीजियस ग्रुप से ये रूल होता है और न ही वो किसी को सपोर्ट करते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक लॉ कोर्ट्स, भारत में जितने जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हों, चाहे पुलिस स्टेशन हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, वहां पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए डिस्प्ले वगैरह किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी रिलीजन, चाहे वो मेजोरिटी का रिलीजन हो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर्स हो, चाहे वो रिलीजियस सेलिब्रेशंस हो, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होंगे। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है, प्राइवेट स्कूल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है इस से बचने के लिए, इस डोमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, वो है कि इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो एक हमारा ये भी है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा किसी रिलीजन के, पर्टिकुलर रिलीजन के मैटर में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए इंटरफेरेंस का पॉलिसी किया कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में स्टेट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एक्सेप्शंस यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, बट जनरली वो उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इस मैटर में। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स। हमारे यहाँ पर ये सिनेरियो है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग बच्चे स्टडी कर सकते हैं। सिक्स इन इंडिया नॉट कंपेयर्ड टू, तो वहां कुछ सावधानियां रखी गई है। तो जो उनको कंसेशंस दिए गए हैं वो क्या है, वो यहाँ डिस्कस है। जैसे कि सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे यहाँ हेलमेट नहीं पहनते, उनको हेलमेट पहनने से छूट दी हुई है। उसका रीजन क्या है कि उनके जो रिलीजन है उसमें पगड़ी धारण करने का, टर्बन धारण करने का कंसेप्ट है।
उनके रिलीजन में पगड़ी धारण करने का कंसेप्ट है। तो पगड़ी धारण करने की वजह से जो है उनको हेलमेट से रिलैक्सेशन या कंसेशन दिया हुआ है कि उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि हेलमेट और पगड़ी दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको इसमें छूट दी हुई है। तो सेंट्रल टू बेसिक रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउड एन एक्सेप्शन इन द लॉ। तो हमारे यहाँ इस कानून में उनके लिए रिलैक्स कर दिया गया है कि गवर्नमेंट आपके रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। थर्ड जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया है या स्ट्रेटजी ली गई है स्टेट डोमिनेशन को या रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए, वो क्या है? इंटरवेंशन की इंटरवेंशन। एक तो ये कहा कि इंटरफेरेंस करना ही नहीं है, दूसरा है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, अर्थात उसमें हस्तक्षेप करके भी काम को किया जा सकता है। ये कैसे है? बहुत अच्छा एग्जांपल है। या एक रिलीजन जैसे अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स से सम लोअर कास्ट, एक रिलीजन में लोअर कास्ट के अगेंस्ट उनका मान लीजिए डोमिनेशन होता है, तो इसको रोकने के लिए रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो एक ही रिलीजन में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट दूसरे कम्युनिटी के लोग या एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्ट करते हैं, तो उसको बैन गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करते हुए अनटचेबिलिटी को बैन किया। तो यहाँ इंटरवेंशन के थ्रू भी गवर्नमेंट जो है इन डोमिनेशंस को प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा डोमिनेशन वाला, डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी वाला, इसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन करते हुए सोशल प्रैक्टिस जो चल रही थी डिस्क्रिमिनेशन की और एक्सक्लूजन की, जो कि फंडामेंटल राइट्स, लोअर कास्ट के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, जो कि भारत के ही नागरिक हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, तो इसको गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन के थ्रू रोका। तो यहाँ बात यह है कि इंटरवेंशन करके भी गवर्नमेंट इनको रोक सकती है। इसी तरीके से टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, हमारे यहाँ पर इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार के जो नियम है, अधिकार है, उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट किया गया है। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। तो रिलीजन बेस्ड जो पर्सनल लॉज है कम्युनिटीज के, उनमें भी गवर्नमेंट इंटरवीन करके ऐसे कानून जो कि नेगेटिव इंपैक्ट लाते हैं रोक सकती है या बैन लगा सकती है। अब यहां पर एक बात और देख रहे हैं, इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी सपोर्ट। तो हम यहाँ एक और बात डिस्कस की कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो सपोर्ट के रूप में भी हो सकता है। ये सपोर्ट की फॉर्मेट में भी हो सकता है। कैसे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में ये अवधारणा दी गई है, ये फ्रीडम दी गई है सभी नागरिकों को कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस खोल सकते हैं, दे कैन ओपन देम, और साथ ही उनको फाइनेंशियल एड भी दी जाती है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम भी है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनको फाइनेंशियल एड दिया जा करके भी उनको सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि हमने डोमिनेशन को रोकने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। एक और सवाल पे चर्चा यहाँ से आपके बुक में दी गई है, वो क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। वर्ल्ड में जैसे हमने बात की बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पर भी सेक्युलरिज्म को बहुत सारे देशों में चल रहा है, इंडिया में भी सेक्युलरिज्म चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उनके सेक्युलरिज्म और हमारे सेक्युलरिज्म में कुछ डिफरेंसेस हैं? तो वो चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। सम ऑफ द, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात ऊपर की और उनमें से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं या उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इंक्लूड किया है, दुनिया के बाकी कोनों में भी। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, पहला जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें इस बात को प्रोहिबिट किया गया लेजिस्लेचर ने
फ्रॉम मेकिंग, लेजिस्लेचर को रोका गया कि वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि रिलीजन की स्थापना करता हो या वो किसी रिलीजन की जो मानने वाले लोगों की उनकी प्रैक्टिसेस को मना करता हो। ऐसा कोई कानून संसद के या लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। तो ये यूएस के उसमें पहली बार किया गया, पहला जो अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ, उसमें ये बात कही गई। अब इस बात के वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो ये एस्टेब्लिशमेंट का जो वर्ड आया यहाँ पर, जो हम बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट, ये जो बात की यहाँ पर वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ ये निकलता है कि लेजिस्लेचर जो है वहां पर कानून बनाने वाली जो संस्था है, कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, तो उसको बैन कर दिया गया कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये बड़ी चीज थी। दूसरी बात उनको ये भी था कि नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू एनी वन रिलीजन, और उसमें ये भी कहा गया इस अमेंडमेंट में कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। तो वहां तो इस बात को इतना अच्छे से समझाया गया है यूएसए में कि वहां पर स्टेट और रिलीजन दोनों को ही इससे क्लियरली मना कर दिया कि न तो स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करेगा और न ही रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। तो वहां पर इस बात को क्लियरली मना किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक एग्जांपल आपके यहाँ पे एक इमेज के साथ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बच्चे हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, तो बिगिन द स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ एलिगेंस। वहां पर जो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनको एक एलिगेंस की प्लेज पढ़नी पड़ती है, शपथ लेनी होती है। और इस शपथ में क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स वर्ड्स अंडर गॉड, गॉड के कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे हुए थे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड मोर देन 60 इयर्स अगो, ये 60 साल पहले स्थापित हुई थी कि गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेज को रिसाइट करने की आवश्यकता नहीं है इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर रिलीजियस बिलीफ्स। तो इसमें कुछ गॉड और ऐसे वर्ड्स आए थे, तो इसमें साफ ये कहा गया था, 60 साल पहले लगभग कह दिया गया कि अगर इस गॉड वर्ड को प्रोनाउंस करने या बोलने से किसी के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हो तो फिर उन्हें इसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। Despite this, there have been several legal challenges subjecting to the phrase under God, saying that it violates the separation between church and state that the First Amendment of the US Constitution guarantees। तो वहां पर इस बात को लेकर काफी सारे डिबेट्स हैं कि ये प्लेज जो हैं उसमें प्लेज को जो है बहुत सारे चैलेंजेस किए गए, उनको चैलेंज किया गया कि जो गॉड के वर्ड, जो अंडर गॉड वर्ड आता है इसमें, वो जो चर्च और स्टेट की जो सेपरेशन है, पावर्स का जो सेपरेशन या इनकी नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा सेट की गई थी, उसका वायलेशन होता है। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे जो है ना डिबेट्स एंड डिस्कशंस वहां पर चलते हैं या बातें हुई है। आगे आपका चैप्टर आगे बढ़ रहा है, तो वो ये कहता है कि इंडियन जो सेक्युलर है वो डोमिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन द अमेरिकन सेक्युलरिज्म। इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। तो अब यहाँ एक डिफरेंस है कि यूएसए में जो रिलीजन को लेकर जो कंसेप्ट है, वहां रिलीजन और स्टेट का जो सेपरेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां पर इस बात को क्लियरली प्रोहिबिट किया गया है कि ना स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यहाँ क्लियरली इस बात का डिफरेंस आता है कि भारत में सरकार जो है वो किसी भी प्रकार के डोमिनेशन को रोकने के लिए रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकती है। इंटरवीन उसका एक मैकेनिज्म है, स्ट्रेटेजी है उस चीज को रोकने के लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर दिखता है। हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कि वो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, जैसे अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए वो इंटरवीन कर सकती है। इंडियन सेक्युलरिज्म में जो है हमने ये भी बात करा कि वो क्लियरली उससे सेपरेट नहीं है, फिर भी जो डिस्टेंस विस रिलीजन कि स्टेट और रिलीजन के बीच में एक डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन होगी
कि वो इंटरवेंशन तो होगा बट वो उस लेवल पे जाके नहीं होगा कि वो उसको सपोर्ट करने लग जाए। इसका अर्थ ये भी होता है कि इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट, कि जो स्टेट के द्वारा जो रिलीजन में इंटरवीन किया जाएगा टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स, तो वो उन आदर्शों पे आधारित होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, अर्थात वो उनको वायलेट नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है जो रिलीजन को लेकर के एक्सप्रेस की गई है या सेकुलरिज्म को लेकर के एक्सप्रेस की गई है, उसको वो वायलेट नहीं करेगा। ये आइडियल जो है स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है और हम इनको जो है स्टेट जज कर सकते हैं कि अगर स्टेट कोई भी भारत की गवर्नमेंट जो है सरकार है, अगर वो सेकुलर प्रिंसिपल्स पे वर्क नहीं कर रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिया का जो स्टेट है वो सेकुलर है एंड वर्क्स इन वेरियस वेज। ये सेकुलर तो है ही भारत की जो सरकार है और ये बहुत सारी जो रिलीजियस डोमिनेशन वाली जो प्रैक्टिसेज है उनको रोकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की भी गारंटी दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के रिलीजियन से सेकुलर प्रिंसिपल्स पे जो बेस्ड है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी गई है। हाउएवर फिर भी हम बात करें तो दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की सोसाइटी में लोगों के फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन नहीं थोड़ा बहुत हो रहा है, ये तो बात स्वीकार करनी पड़ती है। इंडीड ऐसा यहां से इस चैप्टर में डील किया गया। इंडीड इट इज प्रिसाइजली, फिर भी हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसे जो वायलेशंस अगर कहीं हो भी रहे हैं या कहीं पर रिपोर्टिंग होती है उनकी, हैपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। तो हमें इस बात को भी देखना होगा कि अगर ऐसी चीजें रिपीटेडली हो रही हैं, फंडामेंटल राइट जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स है लोगों के, अगर वो कहीं वायलेशन हो भी रहा है तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को रोक पाए। Knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. तो इसका एक तरीका इन्होंने सजेस्ट किया है कि ऐसे वायलेशंस को रोकने के लिए हमें जो है इनकी नॉलेज लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के पास इसकी नॉलेज होगी तो वो सेंसिटिव होंगे और सेंसिटिव होंगे तो नेचुरली वो ऐसे वायलेशंस को अपोज करेंगे, उनका प्रोटेस्ट करेंगे। यहां पर एक फ्रांस की घटना दी गई है 2004 की, कि फ्रांस ने एक लॉ पास किया था जिसमें स्टूडेंट्स को कॉन्स्पिशियस या कॉन्स्पिक्यूअस जो रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस या सिंबल्स है उनको वियर करने से मना किया, क्योंकि इससे जो रिलीजियस बायसनेस है या रिलीजियस जो एक डिफरेंसेस है वो क्रिएट होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने की। तो फ्रांस में 2004 में एक लॉ पास किया गया और उसमें जो है ये बैन किया गया कि कोई भी स्टूडेंट अपने जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो पहन के नहीं आएगा, जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ, इस्लामिक जो लोग हैं वो हेड स्कार्फ पहन के आते हैं, बुर्का जिसे हम कहते हैं, या जूइश जो लोग हैं वो स्कल कैप पहनते हैं, या फिर जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रॉसेस वियर करते हैं। तो इन सबको फ्रांस में बैन कर दिया गया। इस कानून ने encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco। तो फिर इस बात को लेकर के, इस कानून को लेकर के फ्रांस में जबरदस्त रेसिस्टेंस हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। और ये विरोध किसने किया? इमाइग्रेंट्स जो अप्रवासी थे वहां, जो कहां से आए थे, खास करके ये अप्रवासी कहां से आए, इमाइग्रेंट्स कहां से आए हुए हैं? अल्जीरिया, जो पहले फ्रेंच कॉलोनीज थी, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, वहां के जो इमाइग्रेंट्स थे उन्होंने इस कानून का स्ट्रिक्टली विरोध किया। In the 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से लोग माइग्रेट करके फ्रांस क्यों पहुंचे? तो इसका रीजन यहाँ दिया हुआ है कि 1960s में फ्रांस में वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने इनको आमंत्रित किया, इनको इनवाइट किया फ्रांस में। द डॉटर्स ऑफ दीज इमाइग्रेंट्स ऑफन वियर हेड स्कार्फ्स। तो ये जो इमाइग्रेंट्स वहां पहुंचे, इनकी जो बेटियां हैं वो बुर्का पहनती है, हेड स्कार्फ्स पहनती हैं स्कूल्स में। However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarf। लेकिन फिर इस कानून के तहत जो है उनको स्कूलों से बाहर कर दिया गया
कि वो जो है ये पहन करके या रिलीजियस जो भी सिंबल्स हैं वो पहन करके स्कूल्स में नहीं आ सकते। तो ये बहुत सारे सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, और उसमें हमने जो है इंडियन सेक्युलरिज्म की भी बात करी कि यहाँ की जो कंडीशंस है, सर्कमस्टांस है, जो उनको देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सभी रिलीजन के लोगों को जो है रिस्पेक्ट की बात की, उनको इक्वल स्टेटस देने की बात की, और गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए हैं, प्रोविजंस किए हैं कि वो इन सभी लोगों का जो है इक्वली ट्रीट करे और इक्वली इनको सपोर्ट करे। तो ये आपका चैप्टर था सेक्युलरिज्म को समझना या सेक्युलरिज्म क्या है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।